हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के लिए और विशेष टीएसपी के हमारे विद्यार्थियों के लिए जो हमने रीट के लिए हिंदू इसकी भारत के इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ की है, उसी के अंतर्गत या उसी क्रम में आज हम सिंधु सभ्यता का 5वां वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और आपको ये पता है कि हमने सिंधु सभ्यता के विस्तार की, लंबाई, चौड़ाई, कुल क्षेत्रफल की, मोहरों की, लिपि की और आदि बात हमने करी थी। कौन कौन सी चीजें लिपि पर मिली है, कितनी लंबाई है इस सभ्यता की, कितनी चौड़ाई है, इसका पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, उत्तरी दक्षिणी छोर कौन सा है और इसका आकार कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से इतिहासकार क्या कह रहे हैं, इस तरह की बात हमने सिंधु सभ्यता में की थी। आज हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के कालक्रम की। कालक्रम, इस कालक्रम में बात हम ये करेंगे कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। हमने इस सभ्यता का नामकरण क्या है उसका जिक्र कर चुके हैं हम लोग, एक वीडियो में उसका भी उल्लेख है। आज बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता के कालक्रम की और कालक्रम में ये देखेंगे कि कितनी पुरानी। क्वेश्चन कहां से आता है ये देखिए, कितनी पुरानी है। दूसरी बात यह है कि कौन इतिहासकार या कौन सा इतिहासकार इसे कितनी पुरानी मानता है। देखो अभी मैं वो चीज बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इतिहासकार इसे कितनी पुरानी मानता है। कार्बन डेटिंग 14 C14 के अनुसार इसकी प्राचीनता क्या है या ये कितनी पुरानी है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। हम कार्बन 14 की पूरी बात यहाँ पर करेंगे, हालांकि इतना डिटेल यहाँ पे नहीं आता है रीड में, पर ये जो वीडियो है हमारा फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इतना ही उपयोगी है, आरएस प्री और आरएस मेंस के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि हर है। इसीलिए आपको छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े राजस्थान की जो प्रतियोगिता के एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, उन सब के लिए वीडियो आपके उपयोग में आएगा। इसीलिए आप उसको उसी लेवल से देखिए, क्योंकि आरएस प्री, आरएस मेंस के लिए भी ये उतना ही उपयोगी जितना कि रीड के लिए है। तो हम C14 विधि की भी यहाँ पर बात करेंगे आज कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितनी पुरानी है, कालक्रम क्या है, कौन सा इतिहासकार इसे कितनी पुरानी मानता है, C14 के अनुसार ये इसकी प्राचीनता क्या है, या NCERT के अनुसार इसकी प्राचीनता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी थी या इसका विकास इस समय हुआ था, फिर इसका प्रारंभ कब हो रहा है, या ये सारी की सारी चीजें इतिहासकारों के अनुभव, इतिहासकारों के शोध, इतिहासकारों की गणना, उसके आधार पर है। फिर बात करते हैं हम झोंकर झांकर संस्कृति की। झोंकर झांकर संस्कृति, इसमें बात करेंगे हम झोंकर झांकर संस्कृति किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा कि झोंकर झांकर संस्कृति किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिंधु सभ्यता की झोंकर झांकर संस्कृति कहां कहां से प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है कि सिंधु सभ्यता की झोंकर झांकर संस्कृति कहां कहां से प्राप्त होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस कालक्रम के टॉपिक से आ सकते हैं। और जैसा कि हमने बात की है, इसकी प्राचीनता है, C40 है। C40 में आपको ये भी पूछा जा सकता है इस विधि का आविष्कार किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। हम 2 कदम और आगे बढ़ के बात करेंगे ताकि कहीं से कहीं तक प्रश्न के छूटने की गुंजाइश नहीं रहे। बात करते हैं हम सबसे पहले कालक्रम में C14 विधि। सबसे पहली बात करते हैं C14। C14 पूरा नाम है इसका कार्बन डेटिंग 14। ठीक है, ये विधि जो है, इस विधि का आविष्कार किया था जॉन V.F. लीवी। क्वेश्चन ये बनेगा जॉन एफ C14 विधि का आविष्कार किसने किया था, जॉन एफ लीवी ने। और
ये जॉन एफ लीवी है कहां के? तो अमेरिका के। कहां के हैं? अमेरिका। ये विधि किस प्रकार से काम करती है? तो किसी भी ऐसी वस्तु में जो कि कभी जीवित रही हो, उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा अनिवार्यतः रहती है। कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा अनिवार्यतः रहती है। और कार्बन 12 जो है वो एज इट इज बना रहता है, किंतु कार्बन 14 का जो है वो गुणा समय के साथ साथ उसका विघटन जारी रहता है। इस वजह से अब ये विघटन जो है ये 5568 वर्ष प्लस माइनस 30, ये जो विघटन है C14 का 5568 प्लस माइनस 30 और 5730 प्लस माइनस 20, 5730 प्लस माइनस लगभग 20 वर्ष। कुछ किताबों में यहां पर प्लस माइनस 40 भी लिखा हुआ है। देखिए ये विधि किस हिसाब से काम करती है, हालांकि इतना डीप आएगा नहीं आप लोगों के, पर फिर भी मैंने एक राजस्थान के वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे मैं भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इस विधि के ज्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले तो। बात करते हैं C14 की, उसी की बात चल रही है। C14 कार्बन 14 जॉन बी एफ लीवी ने इसका आविष्कार किया है, अमेरिका के निवासी है। कैसे? तो किसी भी जीवित वस्तु जो कभी जीवित रही हो उसमें C12 या C14 कार्बन 12 या कार्बन 14 की मात्रा रहती है। कार्बन 12 एज इट इज बना रहता है, लेकिन कार्बन 14 की जो मात्रा है वो 5568 वर्ष प्लस माइनस 30 या 5730 वर्ष प्लस माइनस 40 कीजिए, प्लस माइनस 40, इतने वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा घट के आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। इस वजह से इसकी घटती हुई मात्रा को देखकर उस वस्तु की प्राचीनता का पता लगाया जाता है कि अगर कार्बन 14 की मात्रा जितनी है वर्तमान में, इतने वर्ष या इतने वर्ष पहले जितनी मात्रा ये अभी है उससे 2 गुना होगी, उसके जस्ट डबल सालों में ये इससे 4 गुना होगी। इस प्रकार से इसकी उम्र का पता लगाया जाता है। इतना डीप नहीं पूछते हैं, पर हमको कंटेंट की जानकारी पूरी होनी चाहिए कि C40 आखिर ये जो विधि है ये काम किस हिसाब से करती है। कैसे? तो C12 घटता है, C12 जो है C14 जो घटता है, कार्बन 14 घटते हुए 5730 या 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष प्लस माइनस 40 वर्ष में अपनी जो निश्चित उसकी जो क्वांटिटी है उससे घट के वो आधा रह जाता है। उस प्रकार उससे प्लस करते हुए, उसको जोड़ते हुए उस वस्तु की प्राचीनता का पता लगाया जाता है। ये विधि है C14 या कार्बन 14। इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग 14। किसी भी पुरातात्विक वस्तु की उम्र का पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात हम करते हैं, हालांकि हमने राजस्थान के एक वीडियो में इसका भी थोड़ा बहुत उल्लेख किया था, लेकिन क्वेश्चन जो भारत के संदर्भ में बनता है वो ये है कि झोंकर झाकर संस्कृति किसे कहते हैं। तो जैसे हमने इसकी बात कर ली थी, झोंकर झाकर संस्कृति कि किसी भी स्थान पर उस सभ्यता के प्रारंभ और उच्चतम बिंदु या पिक बिंदु और अवसान के, प्रारंभ के, उच्चतम स्तर और अवसान के, प्रारंभ, उच्चतर स्तर और अवसान के साक्ष्य प्राप्त हो किसी भी स्थान पर, तो वो जो स्थान है उसे उस सभ्यता की झोंकर झाकर संस्कृति कहते हैं। ये बात भी हमने थोड़ी बहुत की थी, पर यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु सभ्यता की झोंकर झाकर संस्कृति कहां से प्राप्त हो रही है। तो मैं आपको केवल 5 नाम लिखूंगा, वहां से आपको सिंधु सभ्यता की झोंकर झाकर संस्कृति प्राप्त होती है। पहला नाम है कालीबंगा।
इसका उल्लेख हमने शायद राजस्थान के वीडियो में किया था कि कालीबंगा में सिंधु सभ्यता की झोंकर झांकर संस्कृति प्राप्त होती है। दूसरा है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, देखो कालीबंगा की जानकारी हमने राजस्थान के वीडियो में ली है। कालीबंगा में लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है, कालीबंगा में शवाधान के 3 तरीके प्राप्त हो रहे, कालीबंगा में 2 फसलें एक साथ उगाने का साक्ष्य प्राप्त हो, आदि बातें हमने कालीबंगा में की है। सुरकोटड़ा से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि घोड़े की हड्डियां कहां से प्राप्त हो रही है, तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हो रही है। तीसरा स्थान है धोलावीरा। धोलावीरा, देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, कल हमने बात करी थी काली चूड़ियां या मिट्टी की चूड़ियां, और धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। हालांकि जब हम एक एक स्थान का उल्लेख करेंगे उस समय धोलावीरा को अलग से पढ़ेंगे। धोलावीरा के बाद स्थान है राखीगढ़। धोलावीरा के बाद स्थान राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद स्थान है मांडा। ये 5 स्थान वो है जहां से सिंधु सभ्यता की झोंकर झांकर संस्कृति प्राप्त हो रही है। कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा। ठीक है, अगर बाय द वे क्वेश्चन ये पूछता है कि किस स्थान से सिंधु सभ्यता की झोंकर झांकर संस्कृति प्राप्त हुई है, ये 5 स्थान, या किस स्थान से सिंधु सभ्यता की झोंकर झांकर संस्कृति प्राप्त नहीं हुई है, तो इन 5 स्थानों को छोड़ के जो भी स्थान आए वहां पे नहीं हुई। इस प्रकार से C40 विधि, और दूसरा है झोंकर झांकर। झोंकर झांकर प्रारंभ, उच्चतम और अवसान, स्टार्ट, पीक और एंड के जहां पे साक्ष्य मिलते हैं वो क्या है, झोंकर झांकर संस्कृति। कहां से प्राप्त हो रही है, तो कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मांडा। इसकी बात हमने की। नेक्स्ट बात करते हैं हम कालक्रम की। कालक्रम से संबंधित 2 चीजें हमने बात कर ली है। कालक्रम में आपके क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है कि किस विद्वान ने इसे किस समय का बताया है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, या तो सीधा सीधा विद्वान से संबंधित पूछेगा, या निम्न में से मार्शल के अनुसार इसकी प्राचीनता क्या है या इसकी अवधि क्या है। तो देखिए 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ये कह रहे हमारे मार्शल महोदय। क्वेश्चन पूछे मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता की प्राचीनता क्या है या सिंधु सभ्यता कितनी प्राचीन है, तो मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता की प्राचीनता है 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस सिंधु सभ्यता की उम्र का पता, सिंधु सभ्यता के काल का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो मार्शल ने लगाया। सर्वप्रथम किसने पता लगाया है, तो मार्शल ने लगाया है। क्वेश्चन बने सिंधु सभ्यता की प्राचीनता का जो पता लगाया किसने, सबसे पहले मार्शल ने। क्या बताया है, तो 3250 से 2750। उसके बाद हम बात करते हैं मेके की। अर्नेस्ट मेके जो है, अर्नेस्ट मेके इस सभ्यता को बताते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मेके, देखिए मार्शल और मेके वो 2 लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ द्वारा हुआ। इनके साथ एक व्यक्ति और है, राव, एसआर राव। 3 लोग कहते हैं, मार्शल, मेके और एसआर राव, तीनों मिलकर ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो है वो पतन है वो बाढ़ द्वारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अर्नेस्ट मेके कह रही है सभ्यता कितनी पुरानी है, 2800 से 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करते हैं हम एमएस वत्स की। एमएस वत्स का पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है कि पूरा नाम क्या है, पर फिर भी हमको अगर याद है तो ठीक है, ये प्लस थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है। एमएस वत्स कहते हैं कि सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, तो 2700 से 2500 ईसा पूर्व की है सिंधु सभ्यता। ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो बताती है इसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। कौन बताता है, एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी के अनुसार ये सभ्यता कितनी पुरानी है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है। फादर हेरोस जो है, फादर हेरोस ने इस सभ्यता को नक्षत्रीय गणना से, फादर हेरोस ने इसकी गणना की है नक्षत्र के आधार पर, और नक्षत्र की गणना से के आधार पर यह पता लगाया है फादर हेरोस ने कि ये जो सभ्यता है नक्षत्रीय गणना से, यह सभ्यता कितनी पुरानी है? तो 5000 ईसा पूर्व की है यह सभ्यता। और सबसे मेन बात आती है C14। इसकी बात हमने की थी कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार इसकी जो प्राचीनता है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व की है। ठीक है, कार्बन 14 के अनुसार ये सभ्यता कितनी पुरानी है? तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व की है। व्हीलर और पिगट, मार्टिमर व्हीलर और पिगट महोदय जो हैं, मार्टिमर व्हीलर और पिगट कहते हैं कि यह सभ्यता जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1000 सालों का है, जो अंतर है वो 1000 सालों का है। और ये कहते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व की है। और इसे सर्वाधिक तर्क संगत माना जाता है। देखिए, मार्शल कह रहे 3250 से 2750, सर्वप्रथम जानकारी इन्होंने दी है इसकी। उसके बाद आपके अर्नेस्ट मैके कहते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व की। एमएस वत्स जो माधव स्वरूप वत्स से वो कहते हैं 2700 से 2500 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी कहती है यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व पुरानी है। एनसीईआरटी विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्वेश्चन मार्शल से बन सकता है, क्वेश्चन व्हीलर और पिगट से बन सकता है, फादर हेरोस से भी क्वेश्चन बन सकता है। कारण यह है कि और सभी लोग ड्यूरेशन देते हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं इतने से इतने, इतने से इतने, लेकिन फादर हेरोस जो है वो फिक्स बताते हैं 5000 ईसा पूर्व। ये अलग आंकड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता, कहेंगे लॉजिक होता है, इसीलिए अगर अलग आंकड़ा है तो मे भी पॉसिबल यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी बता रही 2600 से 1900 ईसा पूर्व। फादर हेरोस जो बता रहे हैं सिंधु सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से लगभग इतनी पुरानी है, 5000 ईसा पूर्व की। और ये उन्होंने जानकारी प्राप्त की है नक्षत्रीय गणना से। ये बकायदा उन्होंने बताया कि नक्षत्रीय गणना से हमने इसकी जानकारी की है। कार्बन डेटिंग 14 भी हमको याद रखना है कि कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार यह कितनी पुरानी है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व की है। व्हीलर और पिगट जो है वो ड्यूरेशन बताते हैं, अंतर बताते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और ये सर्वाधिक तर्क संगत माना जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो आंकड़े और लिखाऊंगा मैं आपको। एक अभिलेख है सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख के अनुसार इसकी जो प्राचीनता है वो 2800 से 1600 ईसा पूर्व लगभग, 2600 से 1800 ईसा पूर्व लगभग, 2600 से 1800 ईसा पूर्व। यह अभिलेख है सारगोन अभिलेख, महत्वपूर्ण है। और हालांकि क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, पर इन फ्यूचर इसका क्वेश्चन बन सकता है कि सारगोन अभिलेख के अनुसार सिंधु सभ्यता की प्राचीनता क्या है। उसके बाद बात करते हैं हम राजबली पांडे की। राजबली पांडे जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, राजबली पांडे। राजबली पांडे सिंधु सभ्यता को बताते हैं लगभग 4000 से 3500 ईसा पूर्व, लगभग 4000 से 3500 ईसा पूर्व बता रहे हैं राजबली पांडे। एक इतिहासकार है फेयर सर्विस। इतिहासकार का नाम है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस जो है वो सिंधु सभ्यता को बताते हैं लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ये जो वही तथ्य है जो सर्वमान्य तथ्य है, लगभग सभी मानते हैं इसे। उसके बाद एक महोदय है डेल्स महोदय।
डेल्स महोदय। डेल्स महोदय इस सभ्यता को मानते हैं 2900 से 1900 ईसा पूर्व। देखिए सारगोन अभिलेख 2600 से 1800 ईसा पूर्व बता रहा है, राजबली पांडे 4000 से 3500। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जिस पर मैंने विशेष ध्यान देने का बोला है उस वहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ये क्वेश्चन हमारे देखो क्वेश्चन जो इतिहास के क्वेश्चन, ये जीके के क्वेश्चन करने का सीधा सीधा सा तरीका है। A B C D, अगर आपको क्वेश्चन आता है ए राइट, बात खत्म, विद इन सम सेकंड, कुछ सेकंड में आपका उत्तर आ गया। अगर आपको याद है, आपने पढ़ा है तो, और अगर नहीं याद है तो इसको करने का दूसरा तरीका, ये तरीका कब, जब हमने अच्छी चारों तरफ से बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रखी है, हमको बहुत सा याद है, लेकिन जो क्वेश्चन आया है वो याद नहीं, ऐसा भी होता है कई बार। तो हमको ये पता है कि इस प्रश्न का उत्तर बी तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। हमको ये नहीं पता कि इसका उत्तर ए है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका उत्तर बी, सी और डी नहीं है। तो ऑब्वियसली राइट क्या होगा, ए राइट होगा। ये क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका। ये तरीका कब काम में आता है, जब हमने ज्यादा शिक्षा ग्रहण करें कि कई किताबें पढ़ी, ऑथेंटिक किताबें, गाइड की बात नहीं कर रहा, ऑथेंटिक बुक्स, राइटर्स की बुक्स, टेक्स्ट बुक जो कि सरकारी स्कूलों में चलती है, उस बुक की बात कर रहा हूं मैं, वो बुक पढ़ी है तो हमको पता होगा कि यार हम ये कर सकते हैं, यहां से बात होगी, ये उत्तर हो सकता है उसका। इस प्रकार से अगर आप लोग ढंग की किताब पढ़ते हैं तो वहां से हमको, और दूसरी चीज यही है कि हमने पढ़ा सब है लेकिन जो क्वेश्चन आया वो नहीं पढ़ा, लेकिन हमको गलत क्या है ये याद है। ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन करना है, एक तो आ गया फटाक से, या कौन से गलत है वो। ओके, फिर देखिए सिंधु सभ्यता, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। वापस बात करते हैं राजबली सारगोन अभिलेख के अनुसार 2600 से 1800 ईसा पूर्व पुरानी है सिंधु सभ्यता। राजबली पांडे जो है वो 4000 से 3500 ईसा पूर्व बताते हैं। हेयर सर्विस 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं, और डेल्स महोदय इस सभ्यता को 2900 से 1900 ईसा पूर्व बताते हैं। आपको विशेष याद रखना है, सबसे पहले किसने तथ्य दिया, वो सबसे ज्यादा तर्कसंगत तथ्य कौन सा है, एक अकेला तथ्य जो दिया नक्षत्रीय गणना से वो कौन सा है, और C14 के अनुसार वो किसने इसे, C14 के अनुसार या कार्बन डेटिंग के अनुसार कितनी पुरानी। फिर बात करते हैं हम यहाँ की प्रजाति की। ये बात की हमने यहाँ के कालक्रम की, कालक्रम में हमने डुक्कर जाकर संस्कृति देखी है, कालक्रम में हमने C40 देखा है, और कालक्रम में हमने ये देखा है कि किसने कितनी पुरानी इसे बताया है। फिर बात करते हैं हम यहाँ की प्रजाति। प्रजाति बात ये आती है कि सिंधु सभ्यता को स्टेबल करने वाले, सिंधु सभ्यता का आबाद करने वाली प्रजाति कौन सी थी। तो अक्सर यहाँ पर 5 प्रजातियों के नाम आते हैं, जो कि उनकी खोपड़ी और उनके अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति के लोग निवास करते थे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट। पहली बात करते हैं हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट की, और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट को कई स्थानों पर काकेशियन भी कहा गया है। काकेशियन अर्थात सिंधु सभ्यता को आबाद करने वाले लोग कौन से थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट थे या काकेशियन थे। दूसरी बात, जो दूसरी प्रजाति है उसे कहते हैं, उसका नाम है अल्पाइन। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अल्पाइन लोग जो थे वो भी इन्हें आबाद करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरी प्रजाति जो आती है वो आती है भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उसने भी इसे आबाद किया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस सिंधु सभ्यता को आबाद करने वाले लोग मंगोलियाई थे। मंगोलियाई थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस सिंधु सभ्यता को मंगोलियाई ने आबाद किया था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सभ्यता द्रविड़ लोगों द्वारा विकसित की गई थी। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किन
3 प्रजाति के थे। बात आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलियाई और द्रविड़। क्वेश्चन सोल्व। कौन कौन सी प्रजाति के हैं? तो ये हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक लोग कौन से थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्वाधिक जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे। सर्वाधिक कौन से हैं? तो भूमध्य सागरीय। और यह भूमध्य सागरीय वर्ग अभिजात्य वर्ग भी है यहाँ का, ऐसा माना जाता है। यहाँ का अभिजात्य वर्ग कौन सा है? तो भूमध्य सागरीय है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सबसे ज्यादा जो जाति है वो कौन सी यहाँ पे। फिर क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर आने वाली अंतिम जाति कौन सी थी, अंतिम प्रजाति कौन सी थी? तो अल्पाइन थी। देखिए अंतिम प्रजाति कौन सी है? तो अल्पाइन। क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता को आबाद करने वाले लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई थे, अल्पाइन थे, भूमध्य सागरीय थे, मंगोलियाई थे, द्रविड़ थे। फिर क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा यहाँ पर किस प्रजाति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? तो भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बाद में आने वाली प्रजाति कौन सी थी? तो अल्पाइन थी। अगर ये पूछा जाए कि यहाँ की सबसे सुसंस्कृत प्रजाति कौन सी थी, तो भी भूमध्य सागरीय आएगा, सुसंस्कृत प्रजाति। आज बात की हमने यहाँ के कालक्रम की, C14 की, या किस व्यक्ति ने, किस इतिहासकार ने इसे कितना पुराना बताया है, किसने कितना समय का बताया है, फादर हेरोस क्या बताते हैं। फिर बात की हमने जोकर जाकर संस्कृति की, जोकर जाकर संस्कृति किसे कहते हैं, किन किन स्थानों से प्राप्त हो रही है। फिर हमने बात की यहाँ प्रजाति की, यहाँ कौन कौन सी प्रजाति निवास करती थी, सबसे ज्यादा कौन सी थी, सबसे अभिजात्य कौन सी थी, सबसे बाद में कौन सी थी। इसी क्रम में हम इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और यहाँ की उत्खनन से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।